साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट और आप देख रहे हैं बहुजन परिणाम। बड़े अफसोस के बाद साथ कहना पड़ रहा है, अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, बीजेपी के सांसद हैं, मिस्टर कमलेश पासवान। उनकी पिटाई होती है, बेइज्जती होती है और थाने में जाते हैं, उनकी एफआईआर नहीं लॉज नहीं होती। विजय पांडे नामक के व्यक्ति है जो एक्यूज है, जिसके माध्यम से उनको इंसल्ट किया जाता है, पिटाई होती है। कितने अफसोस की बात है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के आता है, उसकी हालत आज ये है बीजेपी में। मुझे ये बात कहते हुए बड़ी शर्म आती है। ऐसे लोग 131 वहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनको हो गया है? पिटते भी हैं, बेइज्जती भी होती है, गाली गलौज भी सहते हैं। तो जब इनकी हालत है तो आम आदमी की हालत क्या होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की इन्फॉर्मेशन है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक लेडी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद तेजाब से नहलवाया जाता है। क्या बीतती होगी उस पर? कितना बड़ा जघन्य अपराध है, अमानवीय कुकृत्य किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप डेली देख रहे हैं कि लोग परेशान क्यों हैं, उनको न्याय नहीं मिलता कहीं पर भी, क्योंकि जो शीर्ष अदालत है और उसके दूसरे नंबर के जो हाई कोर्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस सरकार की गिरफ्त में आ चुके हैं, इसकी मुट्ठी में है। जैसा ये चाहते हैं वैसा ऑर्डर कर रहे हैं। इसलिए देश का आम नागरिक न्याय से महरूम होता जा रहा है, किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। कितना बड़ा पक्षपात होता है, आप देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के बारे में कंप्लेंट की CS कर्नल ने, वो हाई कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा क्षमा मांग लो, माफ़ी मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, 6 महीने के लिए सजा 6 महीने के अंदर कर दिया गया। उसके बाद प्रशांत भूषण एक एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ भाई कंटेम्प्ट कोर्ट लगी। उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्षमा मांग लो, माफ़ी मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, किस बात की माफ़ी मांग लें, आई एम राइट। उनको 1 रुपये फाइन करके छोड़ दिया गया। वेयर जस्टिस एग्जिस्ट इन इंडिया। कानून नाम की चीज़, जस्टिस, न्याय नाम की चीज़ देश में कहाँ रह गई है? कितनी बड़ी स्वार्थपरता सामने आ रही है। एक जस्टिस जो CJI था, रंजन गोगोई, 3-4 फैसले ऐसे करता है जो सरकार चाहती थी। उसमें एक राम मंदिर का फैसला भी था। उसके खिलाफ एक केस था, एक लेडी ने कर दिया था, उसे बचा दिया गया, लालच दिया गया, राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। कितनी शर्मनाक बात है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ऑनरेबल होता है, उसके मुकाबले किसी की इतना ऑनर नहीं होता। वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वही करता है जो उसे कहा जाता है। उसी तरह से अभी एक जज रिटायर होने के बाद ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, मिस्टर जस्टिस अनिल मिश्रा। इन्होंने कितने जजमेंट दिए? एक भी जजमेंट सरकार के खिलाफ नहीं गया, एक भी जजमेंट पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं गया। सारे के सारे जजमेंट्स जैसा सरकार चाहती थी वो दिए गए। यहीं तक मामला सीमित नहीं है। एक जस्टिस लोया जो केस विशेष की सुनवाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका मर्डर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं पड़ती उस केस के बारे में सुनवाई करने की या कुछ एक्शन लेने की। कहाँ जाएंगे लोग, किससे जाएंगे, कहाँ जाएंगे लोग और किससे न्याय मांगेंगे जाकर के? ये मामला क्यों कानून से जुड़े हुए हैं। आज जो हर जुडिशरी हमारे देश की, जिसको इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन है, इनहेरेंट पावर्स हैं, वो संविधान के विपरीत काम कर रही है।
और लोग तमाशा देख रहे हैं। सबसे बड़े गुनहगार इसमें हम, जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी आदिवासी मूल निवासी समाज के लोग हैं, जो सफरर हैं, उनके खिलाफ मुकदमे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनकी नींद नहीं खुल रही है, ना वो आ रहे हैं। जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब इससे बुरा समय और कब आएगा? युवा है, बेरोजगार हो गया, वो बेचारा रोजी रोटी के जुगाड़ में इधर उधर चक्कर लगा रहा है। आम आदमी के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए रहने की प्रॉब्लम हो रही है। एजुकेशन व्यवस्था इन्होंने समाप्त कर दी है, बगैर पढ़े लिखे हाई स्कूल पास कर दिए जाएंगे। तो इस तरह इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, हाई फाई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। जो बहुजन समाज के बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा? उनको कटोरा दे दिया गया, खिचड़ी मिलेगी, वहाँ जा कर के मिड डे मील के रूप में और खा लेना जा कर के। तो इस तरह से जब एजुकेशन व्यवस्था ही ख़त्म हो गई तो बहुजन समाज के यंगर जनरेशन है उसका भविष्य खत्म हो गया। इसलिए इस रेफरेंस में सम्राट अशोक ने कहा था कि जिस देश का राजा या शासक अनपढ़ होता है वो सबसे पहले शिक्षा को खत्म करता है। साथियों, देख रहे हैं आज देश में वही हो रहा है, शिक्षा को खत्म कर दिया गया है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पूंजीपतियों के हवाले देश को कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो हैं जो कम से कम अपने विवेक से और मानवता के प्रति काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया। मिस्टर उदित राज, जो कि बीजेपी में सांसद थे, अब कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, घेराव करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, कोई सुनने वाला नहीं है किसी तरह से। कहने का मतलब ये है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक दूसरी पार्लियामेंट बन गई है। एक पार्लियामेंट में चुने हुए लोग आते हैं, जनता से चुन के आते हैं, दूसरी पार्लियामेंट में लोग परिवारवाद स्थापित हो गया, जिनको नॉमिनेट कर दिया जाता है और उन्हीं परिवारों में 200-300 परिवार हैं, वही सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को चला रहे हैं। ये संविधान के विरुद्ध है, कोलोजियम पूर्णतः संविधान के विरुद्ध है। इसको खत्म होना चाहिए, व्यवस्था खत्म होना चाहिए। देश सबका है। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी द पीपल, ये लिखा हुआ है। तो कहाँ बी द पीपल की बात हो रही है? इतना बढ़िया संविधान विश्व में कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए देश में भ्रांतियां फैल रही हैं। उधर एक एजेंसी काम नहीं कर रही है, दूसरी जो इनका मीडिया है वो रात दिन पाखंडवाद फैलाने में लगा हुआ है। उसे देश की शिक्षा व्यवस्था से, बेरोजगारी से और जो भी जघन्य अपराध हो रहे हैं, कोरोना काल में कितने लोग मर गए, मार दिए गए, उनका कोई लेखा जोखा आज तक नहीं आया है। विदेश के लोग भी पूछ रहे हैं, अमेरिका पूछ रहा, इंग्लैंड पूछ रहा कि भाई इंडिया में, चाइना पूछ रहा कितने लोग मर गए। इनके पास ये डाटा देने को तैयार नहीं है। प्रचार करते रहे कोरोना पीरियड में, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और वहाँ सब मर जाएंगे। पाकिस्तान में तो उतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने कि इंडिया मर गए। तो बटे देश, ये जो मीडिया है इनका, वो देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है और गलत दिशा में ले जा रहा है। समस्या भारत की होती है और पाकिस्तान का प्रचार किया जाता है, तो ये गलत चीज़ है। हमारे लोग कब समझेंगे? अफसोस की बात ये है। साथियों, इस संबंध में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। 8 अगस्त, आने वाले 8 अगस्त को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें बहुजन समाज के विद्वान लोग होंगे, प्रतिभाशाली लोग होंगे। प्रतिभाशाली का मतलब मेरा वो है जो समाज के प्रति समर्पित होंगे और समाज के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ होने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, अफसोस की बात है, यहाँ बहुजन समाज के लोगों, कुछ पार्टियाँ भी हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीतिक लोग हैं, वहाँ अंधभक्त भरे पड़े हैं। ये जितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, कुशीनगर का मामला बताया, बलात्कार हो रहे हैं, प्रोफेसर्स को मारा जा रहा है, डॉक्टर्स को मारा जा रहा है,
बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए उन पर क्या बीतती है। ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, आरजेडी, आदि आदि बहुत सारी पार्टियां हैं, साउथ में भी पार्टियां हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकलती। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, रात दिन लगे हुए मेहनत करते हैं इनको जगाने के लिए, लेकिन ये क्या इनको सुनाई नहीं देता, कोई काम करने को तैयार नहीं है। भाई ये सब काम होते जा रहे हैं, कभी तहसीलदार पिटता है एक, कभी कोई आईएएस पिटता है, कोई आईपीएस पिटता है। लोग यहाँ तक हैं आईएएस होते हुए रिजाइन करने को तैयार हैं। डिपार्टमेंट की उनका इतना हैरेसमेंट हो रहा है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, उनके राइट खत्म किए जा रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है? सबको पता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो देश में इस तरह का घटित होता जा रहा है डेली है, क्या बसपा सुप्रीमो को ये सब दिखाई नहीं देता? सपा सुप्रीमो को दिखाई नहीं देता? आरजेडी को दिखाई नहीं देता? आरजेडी का कहना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव का लड़का तेजस्वी वो सामने आ रहा है, दिखाई भी पड़ता है, जो भी कर सकता है कर रहा है, लेकिन बाकी लोग नहीं। झारखंड में ठीक काम कुछ हो रहा है क्योंकि वहाँ शिबू सोरेन का लड़का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोई ठीक काम हो रहा है, वहाँ जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारा साहित्य है उसको बचाने के लिए और बुद्ध के मानव कल्याणकारी धर्म को फैलाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। वहाँ आदिवासियों की, मूल निवासियों की जमीन पहले कांग्रेस हड़पती रही, अब बीजेपी अपने कब्जे में ले रही है और उनको टेररिस्ट घोषित कर लिया जाता है। ये नक्सलबाजी है। उनकी जमीन, जल जमीन, जंगल जिसके वो मालिक थे वो खींचा जा रहा है और उनको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में उनका भी, वो भी मारे जाते हैं और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी मारी जाती है, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कारनामे किसके हैं? न तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स के कारनामे हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं, और वो लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो मारे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनल इश्यूज हैं जिनको इधर देख लिए। 7 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर किसान 7 महीने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है? किसी की नहीं सुनी जा रही है। जब 7 महीने से किसानों की नहीं सुनी जा रही है तो एक दिन के ज्ञापन देने से किसकी सुनी जाएगी? ना सुप्रीम कोर्ट को सुनने को तैयार है, ना हाई कोर्ट सुनने को तैयार है, और ना ही यहाँ की सरकारें को सुनने को तैयार है। ऐसी दिशा में इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? साथियों, जो बुद्धिजीवियों के व्यूज आ रहे हैं पूरे देश से, इसके लिए जिम्मेदार पिछले, जब से ये ईवीएम का खेल शुरू हुआ है देश के अंदर, तो भारत का चुनाव आयोग पूर्णतः जिम्मेदार है। जिसकी चाहे उसकी सरकार बना दे, और उसमें कौन कमिश्नर्स हैं, इस समय जो आयुक्त बने हुए हैं वो सारे के तीनों आयुक्त हमेशा से सवर्ण कम्युनिटी के आते हैं। ना कोई एससी होता, ना एसटी होता, ना ओबीसी होता, ना माइनॉरिटी होता, ना आदिवासी मूल निवासी होता है। इसलिए जैसे डायरेक्शन होते हैं वैसा वो उनका एजेंट बन के, सरकार एजेंट बन के काम करते हैं। इसलिए इन्होंने देश को नर्क की तरफ ढकेल दिया है। इसलिए ईवीएम और कोलोजियम देश के लिए घातक है, इनका सफाया होना चाहिए और हमारे देश पर संविधान, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होना चाहिए। और ये 2 व्यवस्थाएं जिनकी वजह से आज हमारे देश की ये हालत हो रही है, इसके लिए ये जिम्मेदार हैं ईवीएम और कोलोजियम। इनको हटाने के लिए ईवीएम के स्थान पर पहले की तरह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कोलोजियम के स्थान पर संवैधानिक व्यवस्था के तहत सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब देश का बहुजन समाज का लोग आरक्षण नहीं चाहेगा, अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहेगा। हमको वी वांट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री, इन ऑल द सेक्टर्स, public as well as in private sectors. We want equal representation. That is most needful act nowadays in the interest of all Bahujans in the country. We should come to get these things in the future for our
जनरेशन, फ्यूचर कमिंग जनरेशन, तभी हम कुछ कर पाएंगे। साथियों, एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक व्यक्ति ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश को संविधान दिया, संवैधानिक अधिकार दिए, आरक्षण दिया, नौकरियां दी, सब कुछ दिया। आज जब लोग पढ़ लिख कर गए, पूरे देश में कुछ नौकरी भी कर रहे हैं, खेती भी कुछ के पास है, तो वो सब नष्ट होता जा रहा है। और ये जो 10-5% लोग मनवादी हैं, उस व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं। और आज हम सब होते हुए जो अपने को 85%, 90% की बात करते हुए थकते नहीं हैं, कहाँ सो रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया, बर्बाद होने जा रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखते, ना कहीं समर्थन करते हैं, ना सामने आते हैं। हमको एमएलए बनना है, हमको एमपी बनना है, हमको मिनिस्टर बनना है, हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, इस होड़ में लगे हुए हैं। समाज कहाँ जा रहा है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए देश के बहुजनों, जागो, अभी वक्त है। आप एक हो गए तो ये जो राजनेता हैं जिनकी अभी मैंने बात की, ये सारे के सारे आपके पीछे पीछे आएंगे। आज ये आपकी वैल्यू इसलिए नहीं समझते कि हम एकजुट नहीं हैं। इसलिए एकजुटता के लिए हम आपका आह्वान करते हैं। आप 8 अगस्त को, आने वाली 8 अगस्त को पूरे देश भर से यूनाइट होइए, एक आइए। उसके बाद पूरे देश भर में जो आप लोगों की सहमति होगी, एक आंदोलन चलेगा। और सबसे पहले हम अपने लोगों को रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। दूसरों के बारे में भला बुरा कहने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि अपने लोग ही दुरुस्त हो गए और साथ आ गए, तो फिर दूसरे से कहने के लिए, उसको गाली देने के लिए, उसके खिलाफ कुछ कहने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले अपने लोगों को दुरुस्त करें। हम ही तो जड़ हैं इन सब के लिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सक्षम भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों सभी से निवेदन है कि आप इस विषय पर सोचें, समझें और आगे बढ़ें। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, लीगल प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कानूनी तरीके से, जो भी हो सकेगा हमसे या हमारे जो वकील भाई हैं उनसे, तो आप लोगों की मदद भी की जाएगी। और आप, मेरा फ़ोन नंबर तो जाता ही रहता है, फिर भी 9891299482 आप नोट कर सकते हैं। कभी कोई किसी भाई पर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे कानूनी तौर पर, और उनको अच्छी राय देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वकील भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में हैं, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए, उनको लीगल एड देने के लिए सामने आएँ और उनकी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इनको सोचेंगे, समझेंगे और एक यूनाइट होने के लिए एक मंच पर आने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच तथा अन्य सामाजिक संस्थाएं इस संबंध में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये 8 तारीख का प्रोग्राम है, वो ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि लोग भी उसमें शिरकत करेंगे, अपने विचार देंगे और उनके विचार ही समाज की एक शक्ति होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।